इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था यहाँ तक भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग, और अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट है इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। तो भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ साल 1960 में। ओएनजीसी या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है साल 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी का एस्टेब्लिशमेंट 1956। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। आईएसआई प्रमाणन जारी किया गया 7 अप्रैल 2003 को। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्णों के आभूषण यानी सोने के आभूषण से हॉलमार्क। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। क्रिजिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिजिल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना हुई 1965 में। वन अनुसंधान संस्थान 1906 में स्थापित हुआ, कहाँ पे? देहरादून में। मृदा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। बहुत इंपॉर्टेंट है मृदा समिति सहकारिता आंदोलन। मृदा समिति सहकारिता आंदोलन, ये जितना कमेटी है वो निश्चित रूप से ध्यान रख के जाइए। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं हैं भारत में। किसी वस्तुओं के गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। पेटेंट अधिनियम भारत में पारित हुआ साल 1970। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावित है 15 सितंबर 2003 से। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। स्वर्ण द्रव्य ये कहा जाता है पेट्रोलियम को। बिग पुश का सिद्धांत दिया गया रॉडन के द्वारा। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाले से। नेक्स्ट इसके बाद सुंदरराजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। और हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। सुंदरराजन कमेटी पेट्रोलियम, भगवती समिति बेरोजगारी और हजारी समिति औद्योगिक नीति से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा गया एडम स्मिथ के द्वारा। ये यहाँ पे हो जाएगा, नीचे है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा गया एडम स्मिथ के द्वारा। और मीरा सेठ समिति का संबंध है किससे? हथकरघा से, हैंडीक्राफ्ट से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण होता है बाजार का। राज्य अर्थव्यवस्था में फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत दिया गया जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये होता है पीपीपी का फुल फॉर्म क्रय शक्ति समता। वैश्विक गरीबी सीमा को मापा जाता है पीपीपी का उपयोग करके। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मौजूद होता है राज्य अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक में हम लोगों ने पहले भी देख रखा है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी में विनिर्माण और निर्माण, और तृतीयक में सेवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय को कहलाता है आर्थिक समृद्धि। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक जो उपयुक्त मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति वास्तविक या आय। आर्थिक विकास कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। उस कंडीशन में बोला जाएगा कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास ज्ञात किया जाता है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम के आधार पे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशक प्रत्यागम के आधार पे क्रय शक्ति समता विधि। इसके आधार पे निवल आर्थिक कल्याण और मानव विकास सूचकांक के द्वारा इन कंडीशंस को अप्लाई करके आर्थिक विकास किसी कंट्री का मेजर किया जा सकता है। पहला आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशक प्रत्यागम, क्रय शक्ति समता विधि, निवल आर्थिक कल्याण, मानव विकास सूचकांक, इन सब के द्वारा।
मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान हो सकता है कितना? 1। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मेजर किया जाएगा 1 पे। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूएनडीपी के द्वारा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है, इसमें जो मेजर्स हैं वो है प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता और उदारता। इन सब मेजर्स को ध्यान में रखकर और एक और है भ्रष्टाचार का बोध। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध, इन सब का यूज करके जो निकाला जाता है और पब्लिश किया जाता है हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटीज, ये पब्लिश करता है इसको। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक जोखिम सूचकांक ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 संकेतक हैं अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। ये सब जो मेजर्स हैं इससे मेजर किया जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। वैश्विक भुखमरी सूचकांक मापा जाता है 0 से लेकर के 100 के बीच में। मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, सबसे खराब स्थिति होगा 100 और सबसे बढ़िया होगा 0। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 0 से लेकर के 100 तक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये पब्लिश करती है हर साल इसको। अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कहलाता है राष्ट्रीय आय। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है सीएसओ या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2019 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को मिला करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2019 के पहले में सीएसओ था और एनएसएसओ था, इन दोनों को साल 2019 में मिला दिया गया और इसको मिला करके बनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये बनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, किसको मिला करके? तो सीएसओ और एनएसएसओ, इन दोनों को मिलाने के बाद। नेक्स्ट है इसके बाद एनएसएसओ का फुल फॉर्म पता है ना आपको? सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों इसका फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है साधन लागत या फिर बाजार लागत पर। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रत्युक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को कहा जाता है साधन लागत। साधन लागत में सम्मिलित होता है अनुदान। साधन लागत में नहीं सम्मिलित होता है सरकार को दिया गया कर। एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा किया जाने वाला मूल्य कहलाता है उसका बाजार लागत। नेक्स्ट है बाजार लागत जो है वो बराबर होता है साधन लागत और अप्रत्यक्ष कर के योग के। मूल्यवर्धन प्रदर्शित करता है उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को। नेक्स्ट इसके बाद जीडीपी होता है मूल्यवर्धन में साधनों के उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ने देने तथा उसमें से उत्पाद अनुदान जो सब्सिडी है उसको अगर माइनस करेंगे तो वहाँ से मेरा कैलकुलेट होगा जीडीपी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए। मूल्यवर्धन में जो साधन का उत्पाद पर लगे जो कर हैं उन करों को जोड़ दीजिए और उसमें से घटा दीजिए सब्सिडी को, तो आपका निकल के आ जाएगा जीडीपी। सकल मूल्यवर्धन में उत्पादकों को शामिल करने पर मिलता है उसका बाजार मूल्य। किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचक होता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम एट फिक्स्ड कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो है किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचक क्या होगा? नेशनल इनकम एट फिक्स्ड कॉस्ट या फिर राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।